ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर कर लिए थे। स्टार्ट हम लोग पहले किए थे ऊप से, ऊप्स वगैरह मैं तुमको बेसिक बता दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग एमवीसी पे जंप किए थे, तो एमवीसी में माइक्रोसॉफ्ट की हिस्ट्री वगैरह बताते हुए मैं तुमको विजुअल स्टूडियो का इंट्रो दिया। विजुअल स्टूडियो में कौन कौन से टाइप के प्रोजेक्ट तुम क्रिएट कर सकते हो वो हम लोग किए। फिर हम लोग कौन से टाइप के प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है, लाइक वेब एप्लीकेशन, तो एमवीसी के एप्लीकेशन हम लोग लिए। एमवीसी में भी दो टाइप के का एमवीसी, एक एमवीसी कोर है, एमवीसी डॉटनेट फ्रेमवर्क वाला है। तो डॉटनेट फ्रेमवर्क वाला एमवीसी हम लोग क्रिएट किए। एमवीसी के वेब प्रोजेक्ट लेने के बाद जो है हम लोग एमवीसी में तीन पार्ट है, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। तो मैं तुमको कंट्रोलर रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग के बारे में बताया पहले के। रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग इन जनरल, रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग किसको बोलते हैं हम लोग, मतलब क्लाइंट अगर कोई यूआरएल हिट करता है http://www.google.com, ऐसा एक यूआरएल जो है क्लाइंट अगर हिट करता है, तो वो यूआरएल कहाँ कहाँ पे जाके फिर क्लाइंट के पास रिस्पॉन्स कैसे आता है, इसको हम लोग रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं, ठीक है। मतलब कोई बंदा ब्राउजर ओपन किया, ब्राउजर ओपन करने के बाद http://www.google.com लिख के एंटर हिट करता है, तो एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है। वो रिक्वेस्ट को हम लोग बोलते हैं http रिक्वेस्ट। वो http रिक्वेस्ट रिसीव होती है किसके पास, सर्वर के पास। रिसीव होने के बाद कोई एक मॉड्यूल होता है वहां पे जो रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, रिजल्ट जनरेट करता है, तो वो मॉड्यूल है मेरे केस में कंट्रोलर, ठीक है। तो एमवीसी में उसी को हम लोग कंट्रोलर बोलते हैं। तो कंट्रोलर के बारे में मैं तुमको थोड़ा बहुत बताया कि कंट्रोलर क्या है। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे इनहेरिटेंस का एक कंसेप्ट यूज किए थे। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट कौन सा, कि इनहेरिटेंस में क्या होता था, हम लोग एक क्लास से कोड दूसरी क्लास में ट्रांसफर करते थे। तो मेरे को भी कंट्रोलर बनाना होता था, तो मेरे को कंट्रोलर बनाने नहीं आता था, तो मैं क्या करता था, एक खाली क्लास बनाता था, ब्लैंक क्लास ले लेता था। वो ब्लैंक क्लास को कंट्रोलर क्लास से इनहेरिट करता था। ब्लैंक क्लास को कंट्रोलर क्लास से इनहेरिट करता था, तो क्या होता था कि वो क्लास भी कंट्रोलर क्लास बन जाती थी, ठीक है। ये चीज हम लोग कर लिए थे। तो कोई भी क्लास को मैं system.web.mvc कंट्रोलर क्लास से अगर इनहेरिट करता हूं, तो वो क्लास कंट्रोलर क्लास बन जाती है। और कंट्रोलर क्लास के अंदर मैं अगर कोई भी पब्लिक फंक्शन बनाता हूं, फंक्शन का सिंटैक्स बताया था मैं लास्ट लेक्चर में, अगर लास्ट लेक्चर में बताया था, याद नहीं है, बहरहाल बताया था मैं। तो फंक्शन का सिंटैक्स बताया था। फंक्शन में था एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, पैरेंथेसिस, ब्रेसेस, उसकी बॉडी, है ना, ये मैं बताया था। तो ये इससे एक फंक्शन बन जाता। तो ऐसा पब्लिक फंक्शन तुम कंट्रोलर के अंदर बनाते हो, तो उसको फंक्शन नहीं बोलते, उसको एक्शन बोलते हैं। उसको फंक्शन नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, उसको एक्शन बोलते हैं। ये चीज मैं नहीं बताया था, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो कंट्रोलर हुआ था, कंट्रोलर के बाद एक्शन। तो एक बार फिर से एमवीसी का प्रोजेक्ट में क्रिएट करता हूँ। तो एमवीसी का प्रोजेक्ट क्रिएट करके जो क्या, हाँ मैंने बोला ना, मैं नहीं बताया था, मैं बताया था क्या, ओके ओके। तो नहीं, मेरे को ऐसा लगा कि मैं बोला नहीं वो वर्ड एक्शन। हाँ तो नहीं, अगर नहीं भी बोला होगा तो सुन लो, उसको एक्शन बोलते हैं। तो उसको हम लोग अब एक्शन बोलेंगे। तो जब भी मैं एक्शन की बात करूँ, तो मैं एक्शन उसको क्यों बोल रहा हूँ, मैं उसको एक्शन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो यूआरएल पे एक्शन ले रहा है। मतलब मैं लास्ट लेक्चर स्टार्ट ही यहाँ से किया था कि एक यूआरएल है, ये यूआरएल को वर्केबल बनाने के लिए मेरे को विजुअल स्टूडियो में क्या क्या करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन मैं पूछ के स्टार्ट किया था, अगर थोड़ा बहुत मेरे को याद है वहां से। तो वो ABC/PQR ऐसा लिखा था मैं, बराबर। तो मैं बोला था कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ABC नाम का कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, PQR नाम का एक्शन बनाना पड़ेगा, मतलब एक फंक्शन बनाना पड़ेगा इन शॉर्ट। तो ये यहां तक हम लोग कर लिए थे। वो फंक्शन से इनिशियली हम लोग स्ट्रिंग बाहर देते थे, और वो स्ट्रिंग के अंदर हम लोग एम्बेड करते थे HTML। तो अब मैं वहां पे फिर ये तुमको चीज बताया था कि अगर बहुत बड़ा HTML हो जाएगा, बहुत बड़ा HTML हो जाएगा तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है कि तुम C# में HTML मत डालो, तुमको मैं एक सेपरेट प्लेस देता हूं, वहां पे जाके सीधे से HTML लिखो। दैट प्लेस इज नोन एज व्यू। यहां तक हम लोग पहुंच गए थे कि व्यू, ये व्यू होता है। याद है क्या, इतना ब्लैंक हो के मेरे को ही टेंशन हो रहा है, पढ़ाया हो कि नहीं, क्या याद है, ठीक है। तो वो प्लेस को हम लोग बोलते हैं व्यू, ठीक है। तो फिर हम लोग कंट्रोलर से ट्रैवल्स करके व्यू तक चले गए थे। अब यहाँ पे क्या जरूरत पड़ती है, अब यहाँ पे जरूरत पड़ती है व्यू। तो मैं व्यू में मेरा जैसा मेरे को HTML लिखना है वैसा मैं HTML लिख सकता हूँ। तो अब मैं व्यू के अंदर कुछ HTML लिखूंगा, और मैं तुम लोग को HTML का ट्यूटोरियल दिया था कि मैं बोला था थोड़ा बहुत HTML पढ़ लेना एज ए होमवर्क, अगर याद होगा। तो अब मैं थोड़ा बहुत HTML यहाँ पे बनाऊंगा, वो पेज हम लोग डिजाइन करेंगे, और वो पेज से वापस वैल्यू कैसे C# में आएगी,
क्योंकि देखो ट्रैवल हम लोग शुरू कहाँ से किए, रिक्वेस्ट से, मतलब यूआरएल से। यूआरएल से हम लोग किधर पे आए, सी शार्प में, मतलब कंट्रोलर पे। कंट्रोलर से हम लोग कहाँ पे गए, एक्शन पे। ठीक है, एक्शन से हम लोग एक्शन एग्जीक्यूट करके हम लोग कहाँ चले गए, HTML व्यू में। ठीक है, अब वहां पे वो आने के बाद तो पेज आ जाएगा, HTML पेज दिखेगा। अब बंदे ने कुछ 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 लिखा वहां पे और लिख कर फिर सबमिट किया, तो वापस वो चीज मेरे सी शार्प में आना चाहिए ना। फिर मैं उसको प्रोसेस करूंगा, फिर मैं उसको पीछे लेके जाऊंगा, फिर उसको ले जाके क्लाइंट को दिखाऊंगा। तो ये साइकिल चलता है। तो अभी हम लोग एक रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं की है, अभी तक हम लोग एक रिक्वेस्ट पूरी कंप्लीट नहीं की। एक एक रिक्वेस्ट को तोड़ तोड़ के बता रहा हूं मैं, मतलब थोड़ा थोड़ा पार्ट में बता रहा हूं। तो अभी तक हम लोग जहां पहुंचे हैं वो तुम लोग को व्यू दिखना चालू हो गया। ठीक है, जैसे एक प्रोसेस कैसा हो, एक 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 पूरा प्रोसेस बताता हूँ, फिर उसको तोड़ देंगे। जैसे एक बंदा आया, लैपटॉप ऑन किया, क्रोम खोला, क्रोम में जाके लिखा google.com, एंटर हिट किया। एंटर हिट करने के बाद रिक्वेस्ट गूगल के सर्वर पे गई, गूगल का पेज तुम्हारे सामने आया, तुमको दिखा। उसके बाद गूगल के जो टेक्स्ट बॉक्स और सर्च बटन है उसमें तुमने लिखा, ठीक है, ASP.NET MVC लिखा और सर्च मारा। तो वो ASP.NET MVC तुम वापस गूगल को पोस्ट कर रहे हो, वापस तुम गूगल को पोस्ट कर रहे हो, गौर से सुनो। ठीक है, तो वापस गूगल वो ASP.NET MVC को रिसीव करता है, उसके बेस पे रिजल्ट निकालता है और तुमको सर्च रिजल्ट दिखाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है, इसको हम लोग को कंप्लीट करना है। तो अभी ये दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक पार्ट तो डेटा गेट करने का, जो पेज दिखता है। दूसरा पार्ट है डेटा पोस्ट करने का। दूसरा पार्ट क्या है, डेटा पोस्ट करने का। तो डेटा गेट करने के टाइम पे जो रिक्वेस्ट जनरेट होती है उसको गेट रिक्वेस्ट बोलते हैं हम लोग, और वापस लिख के जो सेकंड टाइम जो रिक्वेस्ट जाती है उसको हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट बोलते हैं। तो वो हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे कि गेट, पोस्ट, रिक्वेस्ट, डेटा पोस्टिंग, ये सब क्या चीज है। ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट बनाता हूं मैं और एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूं, सादा सा एकदम एक टेक्स्ट बॉक्स हम लोग लेंगे और उसकी वैल्यू हम लोग पोस्ट करेंगे सी शार्प में वापस से। तो विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। विजुअल स्टूडियो जब भी ओपन करोगे ना तो राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ओपन करो। बहुत सारे प्रॉब्लम तो सिर्फ यही वजह से आते हैं, तो इसके लिए इसको हमेशा एडमिन मोड में रन करो। देखो कैसा होता है, तुम लोकल में प्रोग्राम करते हो बराबर। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, लोकल का डेटाबेस या लोकल से कोई फाइल, मतलब तुम्हारे सी ड्राइव, लोकल मतलब तुम्हारा सी ड्राइव, डी ड्राइव, ठीक है, वहां से तुम कोई फाइल रीड करने का ट्राई करते हो। तो अगर तुम जो सॉफ्टवेयर जो चल रहा है, मतलब विजुअल स्टूडियो, अगर तुम उसको एडमिन मोड में नहीं रखोगे ना, तो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अलाउ ही नहीं करता वो फाइल को एडिट करने के लिए। यहाँ पे कैसा होगा, मेरा जो यूजर है, मतलब जो मैं फहद नाम से मेरा लैपटॉप कॉन्फ़िगर किया, तो फहद नाम को जो यूजर है उसको ऑलरेडी एडमिन राइट है। तो मैं नॉर्मल भी ओपन करता हूँ ना तो मेरा चल जाएगा। फिर तुमको क्या लगेगा कि सब ओपन करते तो चलता है, मेरे लैपटॉप में वो कोड नहीं चलता है। वो एक्चुअल में इशू किसका आता है, परमिशन का। तो मैं कैसा हैबिट डालने सोचता हूँ कि मतलब प्रॉब्लम आए नहीं। हालांकि मेरे को नहीं, मैं रन एज एडमिन करूंगा तो भी मेरे को इशू नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं पर्पजली रन एज एडमिन की हैबिट डाल ली हूँ कि मैं कोई और के लैपटॉप पे भी कोड करने बैठूं ना अगर, तो अगर उसके लैपटॉप में प्रॉब्लम भी है तो भी अपना कोड रन हो जाए। तो हमेशा उसको एडमिन मोड में ही रन करो। तो मैं यहाँ पे आया, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट में मेरे को क्या करना रहेगा, ऑलरेडी देखो यहाँ पे वेब ऐप है, तो अब मैं बार बार नहीं सेलेक्ट करूंगा, जिसको वो सब स्टेप्स ऑलरेडी बताया हूँ मैं, जाके उसको सेलेक्ट करना। अभी यहाँ पे हाँ, ये और भी ऑप्शन है इसमें, ऐसा ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग कोड और डेट को टारगेट करके चल रहे हैं। अभी ये स्टेप तो एकदम वो हो जाना चाहिए, रट्टा हो जाना चाहिए, बाय हार्ट हो जाना चाहिए एकदम। नींद में भी बोले तो तुमको एक एमवीसी की एप्लीकेशन बनाने एटलीस्ट आना चाहिए, कम से कम ये चौथी पांचवी बार मैं रिपीट करवाया हूँ। क्योंकि मेरे को क्या समझ में आता है पता है, प्रोग्रामिंग एक बार में समझ में आने वाली चीज नहीं है। एक जब हम लोग उसको कोई कंसेप्ट को पहली बार देखते हैं ना, तो हमको सिर्फ उसका नाम याद होता है। दूसरी बार देखते हैं ना तो हम लोग को समझता है कि इससे क्या होता है, लेकिन अपन खुद नहीं कर पाते। तीसरी बार जब तुम उसको देखते हो ना तो तब तुमको ऐसा समझ में आता है कि हाँ, वो जो दो बार में जो क्लियर हुआ था ठीक है, तीसरी बार में अब थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मैं इसको कर सकता हूँ। और चौथी बार में जब तुम करते हो ना तो एरर आता है, समझे।
फिर एरर आने के बाद जब पांचवी छठी सातवीं बार करते हो, जब जाके वो एरर जाके तुम्हारे, तो एक प्रोग्राम को तुम कम से कम 10 बार करोगे ना, तब जाके तुमको वैसी फ्रीक्वेंसी दिखेगी। तुमको ऐसा लगता रहेगा अरे कितना आराम से करते हैं सर, हो जाता है, रन जाता है, कितना ईजी है। तुम खुद करने बैठो, तुमको रियलाइज होगा कि अजीब अजीब एरर आते हैं। मतलब बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं पता है, मतलब मैं जितना देखो, इसको चालू करके भूल जाते हैं और फाइल ऐड करने का ट्राई करते हैं, समझे क्या? ऐसे भी लोग हैं। तो वो कब होगा, वो सब तुमको प्रैक्टिस से समझेगा। ये चीज, ये ऑप्शन नहीं आ रहा है मतलब मेरा प्रोजेक्ट स्टॉप नहीं हुआ है, ये चीज नहीं आ रही है मतलब मेरा प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं हुआ है। ये सब चीज तुमको एक्सपीरियंस से ऐड होगी। तो मैं ये बार बार क्यों कराता हूँ, बहुत सारे लोगों को बोर लगता होगा सर फिर से वही वही बता रहे, एक ही प्रोजेक्ट में भी तो ऐड कर सकते हैं, समझेगा? ये डिफ्रेंसिएशन है दूसरी टीचिंग, दूसरे लोग की टीचिंग का और मेरी टीचिंग का। मैं हर बार दोबारा फिर से नया बनाता हूँ। तो भले से मैं 100% बताया, लेकिन वो जो एकदम डम भी रहेगा ना, वो भी 30% तक आ जाते हैं। और जितना मैं बता रहा हूँ उसका 30% भी तुम निकाल लेते हो तो तुमको जॉब मिल जाती है। ये हकीकत है, समझ में आएगा? तो ऐसा बोर मत हो जाना कि बार बार वही क्यों बता रहे उस हर बार। लेकिन हर बार गौर से सुनना, हर बार मैं कुछ नया ऐड कर देता हूँ। तुम अगर नोटिस करोगे ना, हर बार मैं कुछ भी अचानक से कुछ नया ऐड कर देता हूँ उसके अंदर। तो हर बार ऐसा नहीं कि एकदम ऐसा लेजीनेस से सुनो कि मतलब यार ये सब तो मेरे को आता है। वो कुछ ना कुछ नया ऐड तुमको मिलेगा, गौर से सुनोगे तब, ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो कंट्रोलर जो पहले से बना था ना, उसको डिलीट कर दे रहा हूँ। मेरे को ये कंट्रोलर नहीं चाहिए। और ये व्यूज जो ऑलरेडी बन के आया ना होम फोल्डर, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे को जो यूआरएल बनाना है, वो यूआरएल मेरे को क्या बनाना है वो समझ लो। मेरे को दो टेक्स्ट बॉक्स लेना है, एक में आएगा फर्स्ट नेम, एक में आएगा लास्ट नेम, ठीक है? इसको मैं बेसिकली क्या बोलूंगा, इसको बेसिकली मैं बोलूंगा पर्सन डाटा, ठीक है? पर्सन डाटा मैं इसको ऐसा कोलैब करके बोल देता हूँ, क्योंकि पर्सन डेटा में पर्सन का ही डेटा, या पर्सन बोल दूंगा मैं। पर्सन एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया ये पर्सन। अब ये पर्सन का फर्स्ट नेम क्या है, ये पर्सन का लास्ट नेम क्या है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट करते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है, हम लोग रियल टाइम ऑब्जेक्ट देखते हैं। लाइक मैंने देखा एक चेयर, तो चेयर मेरे को सॉफ्टवेयर में बनाना है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, एक क्लास, तभी तो मैं उसको ऑब्जेक्ट बना पाऊंगा। समझ रहे हो क्या? ये चीज आती है, जो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पहला लेक्चर जो मैं तुमको बता रहा हूँ, वही लिंक होगी, ठीक है? तो मैं अभी एक ऑब्जेक्ट देख रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट है पर्सन, ठीक है? वो पर्सन की इंफॉर्मेशन के लिए मेरे को एक पेज बनाना है। तो मेरे लिए ऑब्जेक्ट बना पर्सन, तो सबसे पहले मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, पर्सन के लिए डिजाइन, एक पेज बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आया, कंट्रोलर ऐड किया, राइट क्लिक किया, ऐड कंट्रोलर, कंट्रोलर में जाके कंट्रोलर का नेम लिख दिया, एम्प्टी कंट्रोलर ले लिया, यहाँ पे एम्प्टी कंट्रोलर लेके यहाँ पे लिख दिया पर्सन, ठीक है? पर्सन नाम का कंट्रोलर बना लिया मैंने। यहां तक ऐसा कुछ है जिसको किसी को नहीं समझ में आया, क्या किया मैं, अब मैं क्यों कर रहा हूं, क्या हम लोग बनाने वाले? मेरे को एक पेज बनाना है जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की दो टेक्स्ट फील्ड होगी। टेक्स्ट फील्ड अभी सबको समझ गया, टेक्स्ट फील्ड किसको बोलते हैं, लास्ट लेक्चर में बता दिया था। तो दो टेक्स्ट फील्ड होगी, उसमें बंदा लिखेगा, सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, वो डेटा सी शार्प में जाके मैं डिबग मोड में देखूंगा कि यहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ठीक है? लेकिन पहले तो वो पेज आना चाहिए, पहले तो वो पेज आना चाहिए, फिर तो मैं पोस्ट कर पाऊंगा, है ना? तो पहले पेज लाने के लिए मैं बनाया डिस्प्ले डेटा। डिस्प्ले डेटा से क्या आएगा, डिस्प्ले पेज बोलता हूं, डिस्प्ले पेज, ठीक है? डिस्प्ले पेज कॉल करूंगा, ये मैं क्या कर दिया, नाम ले लिया उसका। और ये एक्शन रिजल्ट की जगह मैं लिख देता हूं, मेरे को क्या दिखाना है, मेरे को HTML दिखाना है ना। तो HTML दिखाने के लिए मैं क्या बोला था, एक स्पेसिफिक टाइप है उस जिसका नाम क्या है, व्यू रिजल्ट। लास्ट लेक्चर में ही बोला हूं मैं, बराबर? तो इसकी जगह पे मैं क्या ले लिया, व्यू रिजल्ट। पहले हम लोग यहाँ पे क्या लेते थे, पहले हम लोग यहाँ पे लेते थे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लेते थे। तो ये क्या होता था, एक ऐसा स्ट्रिंग रिटर्न करता था। इसको बिल्ड करके इसका आउटपुट दिखा देता हूं, ठीक है? बिल्ड हो गया, बिल्ड मतलब कंपाइल, बिल्ड मतलब कंपाइल। बिल्ड कैसे किया, मैं कंट्रोल शिफ्ट बी, कंट्रोल शिफ्ट बी, ये देखो यहां पर ये दिख रहा है। तो कंट्रोल शिफ्ट बी करने से ये बिल्ड हो गया। बिल्ड होने के बाद इसको रन करना है। रन करने के लिए देखो दो दो, या तो ये तो ग्रीन बटन पे क्लिक कर दो, प्ले बटन पे डायरेक्ट रन हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर यहां देखोगे ना, तो देखो एक ये है स्टार्ट डिबगिंग, और एक दूसरा है स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। एक तो स्टार्ट करना है मेरे को एप्लीकेशन डिबगिंग के साथ में, और एक स्टार्ट करना है विदाउट डिबगिंग के साथ में। अब डिबगिंग बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो डिबगिंग का कंसेप्ट क्या है। डिबगिंग किसको बोलते हैं,
मेरे कोड को स्टेप बाय स्टेप चेक करके मेरे को एरर फ्री करना है। तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीबग करना। ठीक है, तो जो भी तुम लाइन लिखे हो, जितने भी तुम कोड लिखे हो, वो कोड को अगर तुमको स्टेप बाय स्टेप देखना है, पहली लाइन में क्या चला, दूसरी लाइन में क्या चला, फिर वैल्यू क्या हुई, फिर वैल्यू क्या हुई, फिर वैल्यू क्या, स्टेप बाय स्टेप देखना है, तो इसके लिए हम लोग को डिबग मोड में प्रोजेक्ट को रन करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, प्रोजेक्ट को डिबग मोड में रन करना पड़ता है। और अगर मेरे को मालूम है कि मेरा कोड एरर फ्री है, मैं ऑलरेडी डिबग कर चुका हूं, मेरे को पता है चलने वाला है, मैं श्योर हूं, तो मैं प्रोजेक्ट को नॉन डिबगिंग मोड में रन करता हूँ। नॉन डिबगिंग मोड मतलब स्टार्ट करता हूँ विदाउट डिबगिंग। तो उसके लिए जो शॉर्टकट है वो क्या है, कंट्रोल F5। और डायरेक्ट तुम F5 प्रेस करोगे तो हमेशा डिबगिंग मोड में ही स्टार्ट होगा। ठीक है, इससे क्या क्या फर्क पड़ता है डिबगिंग और स्टार्ट डिबगिंग मोड में, अगर मैं स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ? क्या कुछ बोलने आ रहे थे? अच्छी प्रैक्टिस ये हमेशा स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करो। उससे क्या होता है, विदाउट डिबगिंग जब तुम करते हो, मैं वही बताने जा रहा था, क्या फर्क पड़ेगा दोनों का। अगर मैं अभी देखो फर्क समझाता क्या हूँ, दिखाता हूँ, डायरेक्ट बताता हूँ तुमको क्या फर्क पड़ेगा। इसको मैं स्टार्ट डिबगिंग किया, ठीक है, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, अभी यहाँ पे मैं वापस आया, देखो ये रनिंग स्टेट में दिखने लगा सब मेरे को बराबर। अब अगर मैं चाहूँ यहाँ पे आके फाइल को ऐड करना कोई, तो देखो ये मेरे को नहीं अलाउ करेगा। ये दिख रहा है बहुत सारा, देखो डिजेबल्ड है, दिख रहा है ना बराबर। तो अब प्रोजेक्ट रन है, अभी मैं इसको पहले हिट करता हूँ। अच्छा, अभी ये मेरे को हिट करना है, ये कोड में ये मेरे को एग्जीक्यूट करना है जो मैं सेलेक्ट किया हूँ। जिससे पूछूंगा ना वही आंसर देगा। मेरे को ये जो मैं सेलेक्ट किया हूँ ना, इसको मेरे को रन करना है, ठीक है, इसको मेरे को हिट करना है, इसको मेरे को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझा सबको? हाँ, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कौन बता सकता है? एक दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 17, नो आइडिया? इधर साइड में थोड़ी देर बाद याद आया। ठीक है सलमान, तुम ही बोल दो क्या करना पड़ेगा, बहुत लेट हाथ उठाया। हाँ, पर्सन कंट्रोलर या पर्सन, एग्जैक्टली, परफेक्ट आंसर। ठीक है शिवम, सही है, उसने जो बोला वही। ठीक है, तो मेरे को ये इसको हिट करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को कंट्रोलर स्लैश एक्शन का नाम लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख के देखता हूं, आ गया टेस्ट, मतलब ये एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन मेरे को ऐसा तो पेज नहीं चाहिए ना, मेरे को तो HTML चाहिए। अब मेरे को इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग स्ट्रिंग, मेरे को HTML रिटर्न करना है, तो उसके लिए मैं क्या रिटर्न करूंगा, व्यू रिजल्ट। और यहां पे मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न व्यू। ये ऐसा करना पड़ेगा मेरे को। इसको बिल्ड किया, अब देखो इसमें मैं चेंज किया, अब मैं चाहता हूँ डायरेक्ट ये एप्लीकेबल हो जाए, नहीं हो रहा है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा पता है, वापस से प्रोजेक्ट बंद करके चालू करना पड़ेगा, तभी टाइम वेस्ट हुआ ना। क्यों? क्योंकि मैं डिबगिंग मोड में चालू किया हूँ। अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, देखो ठीक है। अब की बार मैं नॉन डिबगिंग मोड में चालू करूंगा प्रोजेक्ट, और फिर मैं तुमको चेंज करके बताऊंगा। डायरेक्ट मैं चेंज करते जाऊंगा, रिफ्रेश करते जाऊंगा, डायरेक्ट तुमको आउटपुट दिखेगा। नहीं नहीं, वो लाइव वो अलग है, वो हॉट रिलोड और लाइव वो एक अलग कंसेप्ट है, वो ऐसा नहीं। नॉन डिबगिंग में रहेगा, मतलब तुमको कोड डिबग नहीं करना है, तो ये विजुअल स्टूडियो क्या करेगा, ये प्रोसेस को अटैच ही नहीं करता है वहां पे, खाली वो डिप्लॉय करके छोड़ देता है, मतलब एंड यूजर को दिखा के छोड़ देता है। तो उसमें कुछ तुम्हारा विजुअल स्टूडियो बिजी नहीं होता है, समझिएगा। जब तुमको डिबग करना होता है, डिबग यूटिलिटी तुमको कौन प्रोवाइड करता है, विजुअल स्टूडियो प्रोवाइड करता है। तो विजुअल स्टूडियो जब डिबग यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो विजुअल स्टूडियो बिजी हो जाता है जब डिबगिंग मोड में हम लोग ऑन करते हैं, तो समझिएगा। तो मैं बता रहा हूँ, नहीं जिसको समझा रहेगा तो समझ में आ जाएगा। अभी मैं स्टार्ट विदाउट डिबगिंग किया, प्रोजेक्ट रन हो गया, देखो कुछ बिजी हुआ, जो जैसा था वैसे। मेरे को न्यू फाइल ऐड करना है, कर सकता हूं मैं, तो प्रोजेक्ट रन हो रहा है, मैं करते रहूंगा। यहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा प्रोजेक्ट के ऊपर। इवन तुम कोड भी चेंज करके फिर से बिल्ड करके रिफ्रेश करोगे, तुम्हारा कोड भी जो है वो अप्लाई हो जाएगा।
तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस जो है विदाउट डिबगिंग है, विद डिबगिंग नहीं है। जहां तुमको कोड स्टेप बाय स्टेप देखने की जरूरत पड़ेगी वहीं तुम डिबगिंग चालू करोगे, अदरवाइज तुम डिबगिंग चालू नहीं करोगे। ये होता है कंपनी के सिनेरियो में। लेकिन हम लोग अपना जब जब क्लासरूम सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब कोई क्लासरूम का प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो हम लोग हमेशा डिबगिंग मोड में ही रन करते हैं। समझे क्या? मतलब जैसे भी क्लासरूम बोले तो मतलब जो टीचिंग इन्वायरमेंट है अपना, यहाँ पे हम लोग करते हैं तो हम लोग हमेशा एक आदत डाल देते हैं वही ग्रीन बटन पे क्लिक करने की। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब मैं तुमको विद डिबगिंग ही है वो बाय डिफॉल्ट। देखो ये क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा, ये एरर कौन बताएगा कैसे सॉल्व होगी? किसको पता है ये एरर कैसे सॉल्व होगी? एक, दो, तीन, नो आइडिया। नहीं बताया ये एरर, बताया। मेरे को मेरे ऊपर भी डाउट होता है कभी कभी। खत्ताब कैसे सॉल्व होगी? असरार, असरार ना? ओके। हाँ, या तो शेयर्ड या तो कंट्रोलर। हाथ तो उठाओ, बोल भी नहीं रहे हो यार। बोले अपन एकदम सैवेज, हाथ नहीं उठाएंगे, पूछेंगे तो डायरेक्ट बोलेंगे। इफ्तिखार कैसे होएगा? इशू क्या है? इशू क्या है पहले? मतलब अगर मैं बोलूँ इशू क्या है तो मतलब क्यों ये एरर दे रहा है, ऐसा मेरा पूछने का मतलब है। अच्छा पता है ना? हाँ तो फिर बोलो। वो फाइल को क्या बोलते हैं हम लोग? डीएलएल। एकदम नई नई चीज कौन बोला? डीएलएल। और डीएलएल कहाँ से लाया? फिर क्या बोलते? अब तुम ही बताओ। मेरे को जो आता था मैं तो बोल दिया। वो फाइल को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या क्या बोले? सी एस एस टी एम एल तो एक्सटेंशन है ना उसका। सी एस एस टी एम एल एक्सटेंशन है, लेकिन वो फाइल को हम लोग बोलते क्या है? कौन बोला? व्यू। वही तो बोला था ना, दैट फाइल इज नोन एज व्यू। अभी तो बोला थोड़ी देर पहले। वो फाइल क्या है? व्यू। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग व्यू बनाए नहीं है। इन शॉर्ट इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग ने व्यू कहाँ बनाया? हम लोग व्यू, हम लोग खाली इसको बोले रिटर्न व्यू, तो व्यू कहाँ से लेके आएगा? तो अभी इससे पहले मैं व्यू कैसे बनाया था? इससे पहले मैं व्यू बनाया था, कंट्रोलर के फोल्डर में जाता था, कंट्रोलर के नाम का एक फोल्डर बनाता था, फिर एक फाइल बनाता था, ये इतनी कहानी करता था। अभी वैसा करने की जरूरत नहीं, इसमें राइट क्लिक करने का ऐड व्यू, तो वो उसको खुद समझ में आएगा मेरे को कहाँ पे जाके कौन सी फाइल क्यों बनाना है। समझ में आया? कुछ नहीं। अगर मैं ये चीज तुमको पहले बताता ना तो तुमको कभी कंसेप्ट नहीं समझता कि ये क्या होता है। मेरी बात समझी? अभी तुम बोले पहले लॉन्ग तरीके से बताया, अभी बताया, ये स्कीम पहले बताना चाहिए था। वो तुमको अब तुमको समझ गया। अब ये तो बहुत आसान तरीका, राइट क्लिक के ऐड व्यू किए तो होता वही है जो तुम बोल रहे थे। मतलब अब ये क्या करेगा, वो जाएगा व्यू के फोल्डर में, कंट्रोलर के नाम का एक फोल्डर बनाएगा, बना दिया, एक्शन मेथड के नाम की एक फाइल बनाएगा, उसका डॉट सी एस एच टी एम एल एक्सटेंशन दे देगा। ये हमको करना नहीं होता, ये विजुअल स्टूडियो खुद करके देता है, लेकिन ये हमको समझना जरूर होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये हमको समझ में आना चाहिए। समझा क्या? बाय डिफॉल्ट पर्सन ने बनाएगा, और तुम शेयर के लिए तुमको बनाना पड़ेगा मैनुअली। शेयर के लिए तुमको बनाना पड़ेगा, मतलब फिर तुम शेयर पे राइट क्लिक करके ऐड व्यू करोगे तो इधर बना देगा, फिर नाम चेंज कर देने का उसका। ये समझा? नहीं समझा? खत्ताब को नहीं समझा, तुमको भी नहीं समझा, तुमको भी नहीं समझा, तुमको भी नहीं समझा, असरार को समझा, फराज, फराज ना, फराज को नहीं समझा, मुंडी छुपा के बड़े समझा कि शुरैम के पीछे। हाँ, नहीं समझा ना? और सत्तार को नहीं समझा? समझा? क्या समझा? ये फाइल का नाम। अच्छा, अभी मैं एक और एक्शन लूंगा तो, अभी और एक और एक्शन लूंगा मैं, एक और एक्शन लेके मेरे को व्यू ऐड करना रहेगा तो क्या करूंगा? समझ लिया कि एक्शन ले लिया, एक्शन का नाम ले लिया मैं सत्तार, तो फिर से बोलो भाई, थोड़ा तो तेज बोल दे, मेरे को सच में आवाज नहीं आ रही। नहीं, ऐड नहीं करना पड़ेगा। ऐड किया क्या मैं इस बार? इस बार मैं ऐड किया क्या? सब छोड़ो, मेरे को बताओ मैं कहाँ पे क्लिक करूंगा, क्या करूं? मैं एक और एक्शन बनाया,
एक मिनट ना। हाँ क्या बोल रहे थे? तुम क्या बोल रहे थे? अच्छा वो ऐसा आता है वो व्यू में जाके, हाँ वो आता है वो भी आता है। ये ऐसा बार ना, स्क्रॉल बार ना, इधर पे आता है, पूरे पेज का स्क्रॉल बार देता है जो। हाँ ओके ओके, नहीं वैसा नहीं, वो वीएस कोड में आता है, वो डी, वो कंट्रोल डी और ऐसा प्रेस करो तो वो डायरेक्ट करके होता है, वही बोल रहे हो ना कंट्रोल डी वाला। इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होएगा वो मैं समझ गया तुम जो इसके लिए मैं शॉर्टकट बोला ना डायरेक्ट तुमको, वो नहीं होगा इसमें। क्या बोलने आया था भूल गया मैं। हाँ मैं ये एक्शन मेथड बनाया। अब इसके लिए मेरे को व्यू बनाना है, क्या करूंगा मैं इसी टेस्ट के लिए? करता तुम्हारा नेक्स्ट तुमसे ही पूछूंगा मैं, क्या करूंगा मैं? इतना मुश्किल है क्या ये? इतना मुश्किल है क्या? मोहम्मद ना, तुम्हारा तुम्हारा पीछे नाम मोहम्मद ही है ना तुम्हारा नाम? हाँ क्या करना पड़ेगा? कैसे? राइट क्लिक करके बस यार, इतनी तो कॉमन चीज है, राइट क्लिक करना है, ऐड व्यू, इतना ही करना था, यही बोल रहा था। ये हो गया बस, कोई फाइल नहीं बनाना है, कोई तुमको एक्शन नहीं देखना है, वो खुद ही से ऐड करेगा। कहाँ गया? हाँ पर्सन में s.cshtml। अभी समझा क्या? खत्ताब को अभी भी नहीं समझा? एक और एक्शन मेथड बना दो खत्ताब नाम का। अगर मैं कोई भी एक्शन लिया, एक्शन बोले तो ठीक है, मैं कोई भी कंट्रोलर लिया, कंट्रोलर क्या कंट्रोलर? नींद में है क्या भाई? सच बोल, नींद में है ना? यार मैं पूरा ऑफिस का काम करके आगे पढ़ा रहा हूँ, मेरे को नींद नहीं आ रही तो नींद में। कंट्रोलर कैसे ऐड करेंगे? इस पे राइट क्लिक किया, ऐड कंट्रोलर में गया, कंट्रोलर ऐड कर दिया, कंट्रोलर क्रिएट हो गया, एक क्लास बन गई, इनहेरिट हो रही है सिस्टम डॉट वेब डॉट एमवीसी कंट्रोलर से। ठीक है, ये इतना हो गया। उसमें मैं एक एक्शन मेथड बनाया, एक्शन मेथड का नाम मैं ले लिया लेट्स से फहद। एक्शन मेथड मतलब फंक्शन, एक्शन, ठीक है। एक एक्शन मेथड बनाया, उसका नाम ले लिया फहद। मेरे को उसके लिए व्यू ऐड करना है, क्या करूंगा? ऐड व्यू करूंगा। हाँ कब से तो यही तो पूछ रहा हूँ, बोलता ही नहीं है। तुमको समझ में? अरे तुमसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ थोड़ा वीडियो पीछे होगा ना तुम्हारा, पहुंचोगे धीरे धीरे, लेकिन जो बता रहा हूँ वो तो समझ में है ना। इतना मुश्किल नहीं है कि इसको समझने के लिए पिछले लेक्चर की जरूरत पड़े। राइट क्लिक किया, ऐड किया, ये व्यू है। इससे पहले वाले लेक्चर में थे क्या तुम? थे शायद ना, नहीं थे, हाँ मिस हो गए। इससे पहले मैं क्या किया था, मैनुअली ये फोल्डर बनाता था, मैनुअली ये फाइल बना के CSHTML सेव करता था, तो ही रन होता था। तो पहले मैं मैनुअल वे से कर रहा था। अभी ये लोग को मैं ये बता रहा हूँ कि इसका ऑटोमेटेड वे भी है, राइट क्लिक करके ऐड व्यू करो तो ये काम हो जाता है। लेकिन अगर मैं शुरू में ही राइट क्लिक करके ऐड व्यू करता ना, तो तुम लोग कभी ये कंसेप्ट समझता नहीं कि ये पैटर्न में ऐड करता है और ये यहाँ यहाँ पे जाके सर्च करता है। मेरी बात समझी? अब अगर मैं ये जो एरर है ना, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो, अभी मैं प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं किया, वो जो जो रनिंग था वही रनिंग मोड में, कितना चेंज किया ना, मैं जाके फाइल भी ऐड किया। ये एडवांटेज है नॉन डिबगिंग का, ठीक है। अब सवाल ये है, यहां पे तो सिर्फ लिखा हुआ है, ये HTML में तो सिर्फ लिखा हुआ है डिस्प्ले पेज, अब एक H2 टैग के अंदर, H2 टैग क्या, सेकंड हेडिंग, ठीक है इतना। लेकिन ये पेज पे ये सब कहां से आ गया, ये काला पीला, ये सब फूटर, इतना सारा, इतनी सारी कहानी कहां से आई? समझा? तुम लोग को समझा मैं क्या पूछा? मैं पेज पे पेज बनाने के टाइम खाली एक H2 लिखा हूं, तो ये सब, ये काला कलर और ये सब आया कहां से? आइडियली ये आना चाहिए था ऐसा, आइडियली ये आना चाहिए था ऐसा, बराबर।
मतलब ऐसा दिखना चाहिए था, एक खाली सा पेज हो, उस पर एक H2 में ये लिखा हो, लेकिन ये इतनी चीजें एक्स्ट्रा कहाँ से ऐड कर रहा है? अब वो तो मैं समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। तो नहीं नहीं, शॉर्टकट नहीं है। अरे क्या, मैं नहीं समझ पा रहा तुम क्या पूछ रहे हो। मैं वो एक कोड लिखा खाली उसको, मतलब बताने के लिए कि पेज आइडियली ऐसा दिखना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा दिख रहा है। तो ये जो ब्लैक जो पोर्शन आ रहा है, ये हेडर, और ये दिख रहा है क्या HR, एक लाइन दिख रही है क्या? बहुत बहुत लाइट है, दिख रही होगी ना? हाँ, ये इसको बोलते हैं फूटर। ये हेडर और ये फूटर, ये जो है ना, एक एक दूसरी फाइल से जनरेट हो रहा है। वो फाइल को हम लोग बोलते हैं लेआउट फाइल। तो फाइल को हम लोग क्या बोलते हैं? लेआउट फाइल। अब लेआउट फाइल का यूज क्या है वो बताया। तो कोई भी वेबसाइट हम लोग देखते हैं, नॉर्मल कोई भी वेबसाइट, तो उसका हेडर, उसका फूटर और उसका साइड नेम जो होता है, साइड नेम मतलब जो साइड में दिखता है ना, मेनू का पेन दिखता है वो, और हेडर मतलब जो टॉप पे है वो, फूटर जो है जो नीचे दिखता है, ये सेम होता है। और बीच का कंटेंट जो होता है ना, वो बदलते रहता है। कोई भी वेबसाइट अगर तुम लोग देखोगे, लाइक विकीपीडिया देख लो, या पुराना फेसबुक देख लो। इंस्टा तो मैं कभी ऑन करके देखा नहीं लैपटॉप में, तो मेरे को इंस्टाग्राम मालूम नहीं, तो वही की एग्जांपल देता। फेसबुक देखा हूं मैं, फेसबुक में देखोगे तो जो फेसबुक का वॉल है, वो वो स्क्रॉल होते रहेगा, चेंज होते रहेगा, और जो साइड है ना, सब रुका हुआ रहता है। जो साइड का जो है ना, वो एक्चुअल में रेंडर होता है लेआउट से। और जो मेन पेज जो है ना, जो तुमको सेंटर में दिखेगा, जैसे अभी ये केस में अगर मैं बात करूं, तो ये केस में जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन जो है, ये जो है ये हेडर, और ये जो है ये फूटर, और ये जो जो चल रहा है ना, ये इतना, ये एक्चुअल में मेन पेज है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटेंट पेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंटेंट पेज या व्यू पेज। कुछ लोग इसको व्यू पेज बोलते हैं, कुछ लोग इसको कंटेंट पेज बोलते हैं। और इसको दिख रहा है हेडर फूटर, इसको हम लोग बोलते हैं लेआउट पेज। तो ये रेंडर कैसा होता है? कोई भी नॉर्मल पेज जब रेंडर होने लगता है, तो वो क्या करता है, पहले लाके लेआउट को आजू बाजू रेंडर कर देता है, फिर मेन पेज को लाके लेआउट में रेंडर करता है। कैसे रेंडर करता है ये? तो ये तुमको समझेगा कब, जब मैं इसको कोड दिखाऊंगा तब। तो ये रेंडर कैसे करता है कि पूरा लेआउट जो है ना, लोड हो जाता है। ठीक है, बीच में कंटेंट जो है ना, वो बदलता है हमेशा, कंटेंट पेज अलग 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 आते जाएगा। तो अभी अगर मैं तुमको एक दूसरा पेज दिखाऊंगा ना, तो उसका भी लेआउट देखो ऐसे ही रहेगा। ये मैंने क्या लिया? डिस्प्ले पेज ना। और एक दूसरा मैंने क्या लिया है? एक दूसरा मैंने क्या लिया है? टेस्ट। तो अगर मैं यहाँ पे टेस्ट लिखूं, अरे इसका व्यू नहीं ऐड है क्या? अरे बिल्ड नहीं किया था प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं किया था, इसके लिए टेस्ट नाम का एक्शन मेथड उसको मिल ही नहीं रहा था। अब आएगा देखो, आया ना? कोड नहीं चेंज किया मैं, खाली प्रोजेक्ट बिल्ड किया। क्या किया? Ctrl+Shift+B। देखो ये भी वैसे ही आ रहा है, इसमें ये सब वैसी है, फूटर वैसी है, और यहाँ पे सिर्फ ये रेंडर हो गया। तो अब अगर मैं दोनों पेज को साइड बाय साइड ओपन करूं, ठीक है, ये देखो दिख रहा है। देखो एग्जैक्ट पेज तुमको सेम दिखेगा, खाली चेंज क्या हो रहा है? बीच का कंटेंट। तो इसका कोड कहाँ लिखा हुआ है? ये इतनी सारी चीज अपने आप जो जनरेट हुई, ये आई एक्चुअल में कहाँ से? ये आई यहाँ पे शेड में जाने का, मैं क्या बोला था वो फाइल का नाम? लेआउट। तो यही वो लेआउट है, यहाँ से ये जनरेट हुई। तो अब अगर मैं इसके अंदर देखूं जाके, मेरा डिस्प्ले पेज के अंदर, यहाँ पे तुमको कहीं HTML दिख रहा लिखा हुआ? नहीं। लेकिन अगर मैं एक्चुअल डिस्प्ले पेज में जाऊं और इसका व्यू सोर्स, पेज सोर्स करूं, तो इसमें HTML है, देखो दिख रहा है, HTML है, हेड है, सब है, बॉडी है। यहां तक का पूरा सेम है, देखो कहां तक पता है? यहां तक, यहां तक। उसके बाद खाली ये अपना जो है H2 आ गया, फिर उसके बाद से ये HR फूटर ये सब सेम है। तो ये सब कहां से ऐड होता है? ये सब ऐड होता है बेसिकली लेआउट से। तो लेआउट में अगर देखोगे तो HTML है, हेड है, बॉडी है, ठीक है, ये भी नेवाल का पूरा डेव है। फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? वेंडर बॉडी। ये वेंडर बॉडी की जगह पे क्या आ जाता है? एक्चुअल पेज का कंटेंट आ जाता है। तो ये वेंडर बॉडी की जगह पे क्या आएगा? ये वेंडर बॉडी की जगह पे ये डिस्प्ले पेज आएगा।
फिर उसके बाद वापस वो इधर आएगा, इधर आके फिर एचआर रेंडर करेगा, फूटर रेंडर करेगा, और जो भी है एचटीएमएल क्लोजिंग वगैरह जो रेंडर करना है वो। तो एवरी पेज जो लेआउट से कनेक्टेड रहेगा, एवरी पेज जो लेआउट से कनेक्टेड रहेगा, पहले उसका लेआउट लोड होगा, और जहां लेआउट में रेंडर बॉडी लिखे रहेगा वहां पे एक्चुअल पेज का कंटेंट आ जाएगा, फिर लेआउट कंटिन्यू हो जाएगा। इससे क्या फायदा होएगा? एग्जैक्टली टाइम बचेगा मेरा। एवरी पेज में जाके मेनू बनाने की जरूरत नहीं है ना। बाय डिफॉल्ट तो है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम अपने प्रोजेक्ट में यही यूज करोगे, तुम तो अपना डिजाइन बनाओगे ही ना। मतलब तुम जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे, एक बेसिक तुम एक पेज के लिए डिजाइन बनाओगे, वो एवरी पेज के लिए सेम डिजाइन फॉलो करते चला जाएगा। मेरी बात समझी? एवरी पेज के लिए वो सेम, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एक और मेन्यू ऐड करना है यहाँ पे, तो ये ये पेज है, ठीक है, होम अबाउट कॉन्टैक्ट, एक और मेन्यू ऐड करना है जिसका नाम देना है मेरे को टेस्ट, ठीक है। अब वो मेरे को दोनों पेज में चाहिए, मेरे को यहाँ, सॉरी, मेरे को वो यहाँ पे भी चाहिए और वो मेरे को यहाँ पर भी चाहिए। तो अब मेरे को इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये मेरा लेआउट है, लेआउट में आया मैं, लेआउट में देखो मेनू कहाँ रेंडर हुआ है, ये दिख रहा है, होम अबाउट कॉन्टैक्ट। तो जैसा था ना, जैसा ये था एज इट इज, उठा के इसको एक कॉपी करके पेस्ट किया, और जहां कॉन्टैक्ट लिखना था वहां पे लिख दिया टेस्ट, कंट्रोल शिफ्ट बी, इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे भी टेस्ट आ गया, इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे भी। तो मेरे को अब मेरे पास समझो 150 पेजेस है, मेरे को 150 पेजेस में जाके मेनू ऐड नहीं करना पड़ रहा है ना, मैं एक ही जगह ऐड कर रहा हूँ, एंड वो एक जगह जो है वो 150 पेजेस में रिफ्लेक्शन दिखा रहा है तुमको। और अगर तुमको इशू आएगा तो एक ही जगह से फिक्स करोगे, वो ऑल पेजेस में फिक्स हो जाएगा। कल को क्लाइंट आके बोलता है ये ब्लैक नहीं चाहिए मेरे को, क्लाइंट यूपी से है, बोला मेरे को येलो चाहिए, पीला चाहिए मेरे को, क्या करोगे? हाँ, लेआउट में जाके चेंज कर देंगे, समझे क्या? तो वो अरे ऐसा ऐसा कलर मांगते हैं कि बोलो मत। हम लोग ना इसके लिए जापान के लिए काम कर रहे थे, क्रेडिट सेफ के लिए। तो उन लोग की एक टीम थी रेड, मतलब उन लोग का अपना, जापानीज लोग की अपनी हर चीज में ना वो लोग रेड कलर डालते हैं, कोई भी देखना कभी भी, जापानीज मूवी देखो चाहे जापानीज प्रोडक्ट देखो, उन लोग रेड कलर उन लोग का बहुत हॉली कलर है, ठीक है। वो उन लोग के उसमें चाइना जापान दोनों में, वो लोगों को कोई तो एक देवता है वो, उसके उसने वो कलर यूज। तो हम लोग जापानीज प्रोजेक्ट में थे, तो ये डेट टाइम पी का पता है क्या? क्लिक करो तो कैलेंडर खुलता है, मालूम है ना? वो कैलेंडर सेलेक्ट करते थे ना, तो हम लोग अभी नॉर्मली बंदा सिलेक्शन के लिए क्या बनाएगा, ग्रे कलर, मतलब सेलेक्ट कर दिया तो ग्रे कलर। बोले नहीं ग्रे नहीं, इसको ये रेड ही चाहिए। बोले क्यों? बोले नहीं, रेड इज आर हॉली कलर। करो, अभी क्या करेंगे, उसको करना पड़ेगा रेड। तो फिर यूआई के पास कोई रिक्वेस्ट जाके, तो अगर अभी ये तो छोटी रिक्वायरमेंट थी, तो क्लाइंट आया बोले ब्लैक नहीं चाहिए, ब्लैक मनुष्य कलर है, यहाँ पे मेरे को रेड कलर चाहिए। तो अब तुमने बना दिया है, तुमने 100-150 पेजेस बना दिया, डिजाइन कर दिया, सब में जाके विदाउट लेआउट, हर पेज में जाके मेनू, तो हर पेज में जाके कलर चेंज करना पड़ेगा ना। तो लेआउट जो है ना तुम्हारा ये सब काम बचा लेता है, एक जगह चेंज करोगे तो पूरे पेज में कलर चेंज हो जाएगा। क्लाइंट को थोड़ी मालूम, क्लाइंट को क्या समझेगा ये लेआउट से रेंडर हो रहा है, क्लाइंट को कैसे समझेगा, उसको थोड़ी समझेगा। उसके लिए तुम बोलोगे 150 पेजेस है, एक पेज का 1000 रुपया लगेगा। यही तो बात है ना भाई, सॉफ्टवेयर डेवलपर ऐसे तो पैसा चार्ज करते हैं। तुमको चार्जिंग स्ट्रेटजी पता है क्या प्रोडक्ट की? चार्जिंग स्ट्रेटजी पर नहीं, रिवीजन तो ये तो डेवलपमेंट में हो गया ना, पर रिवीजन डेटा पे भी चार्ज करते हैं, डेटा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। जैसे फॉर एग्जांपल उसने बोला कि मेरे पास 10,000 नंबर्स है, ठीक है, इसकी मेरे को लिस्ट चाहिए और ये मल्टीपल एक्सेल्स में जाना चाहिए, एक रिकॉर्ड का 1 रुपया लगेगा। अब वो जितना बार अपने को कोड तो एक ही बार लिखना पड़ेगा ना डेटाबेस में ऐड करने के लिए, वो जितनी बार वो ऐड बटन पे क्लिक करेगा ना उतनी बार बिलिंग बनती है। तो सबसे खतरनाक चीज यही है कि तुम डेटा पे चार्ज करते हो। गूगल कैसे चार्ज करता है, गूगल क्लाउड सिस्टम कैसे चार्ज करता है, अमेजोन कैसे चार्ज करता है, डेटा पे चार्ज, केबीज पे चार्ज करते हो लोग। एडब्ल्यूएस का बताया था मैं, केबीज पे चार्ज करते हो लोग, शायद बीच में बात निकली तो मैं बता भी रहा था। गूगल क्लाउड केबी पे चार्ज करता है, तुम्हारा जितना बाइट ट्रांसफर करोगे उस पर चार्ज करता है। ऐसा ऐसा हो सकता है क्या कि मैं ज्यादा डेटा ट्रांसफर कर दूंगा तो उसको सर्वर लग जाएगा वहां पे, लेकिन मैं ज्यादा डेटा ट्रांसफर कर दूंगा तो ज्यादा पैसा मांगने आ जाएगा वो। तो मतलब वो लोग चार्ज जो करते हैं वो डेटा पे करते हैं, यूटिलाइजेशन पे चार्ज करते हैं।
डिसएडवांटेज भी होता है। एडवांटेज कैसा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटा क्लाइंट है जिसका बहुत कम डेटा है, जैसे कोई बंदा, तुमने तुमने एक सर्विस, तुमने एक यूटिलिटी बनाई जिससे डेटा जो है एक्सेल में एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, ये एक्सेल का डेटा जो है तुम्हारे डेटाबेस में इंपोर्ट होता है, ऐसे तुमने यूटिलिटी बनाई। अब वो यूटिलिटी में तुमने बोला एक रिकॉर्ड का 10 पैसा मैं चार्ज करूंगा, तो जो छोटे वेंडर्स रहेंगे ना, जिनके जिनके 1000 रिकॉर्ड है या 500 रिकॉर्ड है, उनके लिए तो फायदेमंद हो गया ना। अब वो 10 पैसा इंटू 500 कितना बनेगा, 50 रुपया समथिंग, उनका बिल 50 रुपया आएगा। लेकिन वही वही सोचो जिनके मिलियंस रिकॉर्ड है, वो मिलियन 10 पैसा हो जाएगा, तो बिल बनेगा लाख रुपए का। प्रोडक्ट तुम्हारा वही है, समझिएगा। तो इससे क्या होता है, तुम्हारी रीच जो है ना वो बढ़ जाती है, मतलब छोटे छोटे वेंडर्स तक तुम पहुंच जाते हो। कोई वेंडर, अब तुमको सॉफ्टवेयर बनाने का कॉस्टिंग तुमको ही 10,000 आई है, तुम उसको 50 रुपए में बेचते क्या, कभी नहीं बेचते, लेकिन अब तुमको 50 रुपए में देना पड़ेगा उसको, क्योंकि तुम्हारी चार्जिंग स्ट्रैटेजी डेटा के बेस पे है। ये समझ रहे क्या मैं जो बोल रहा हूँ। और तुम्हारा 10,000 का सॉफ्टवेयर तुम लाख रुपया बिल करते हो महीने का एक बड़े वेंडर को, तुमसे कभी लाख रुपए में नहीं खरीदता हो, लेकिन अब उसका डेटा ज्यादा हो गया, तो उन लोग भी क्या करते हैं, वो डेटा का कॉस्ट जो है क्लाइंट पे डाल देते हैं। जैसे अभी अपने स्कूल कॉलेज वाले क्या करते हैं, ऑनलाइन एडमिशन फीस बोल के 150 रुपया ले लेते हैं ना। क्या होता है, एक रिकॉर्ड ही तो बनता है डेटा में, एक रिकॉर्ड बनने का 150 रुपया अपन भी तो दे ही रहे ना, इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 20 ही रुपया मिलता है। मेरी बात समझ रही। तो ये चार्जिंग स्ट्रेटेजी जो सॉफ्टवेयर में रहती है ना, ये बहुत बड़ा गेम है, समझेगा। तो यहाँ पे बताने का ये चेंज किया कि अभी तुमने लेआउट तुमको कैसे फायदा करता है। जैसे उसने बोला अभी यहाँ पे आ रहा है 2023, एक साल हो गया, 2024 हो गया, अब ये तो 23 दिख रहा है, बोला वो चेंज करना पड़ेगा, वो 100 पेज पे है सर, बहुत जगह चेंज लगेगा, खत्म। तुमको चेंज तो एक ही जगह करना है, मेरी बात समझी क्या। तो वो रिवीजन का पैसा आएगा तुमको, तुम फिर पेज लिखोगे, ये पेज पे भी है, ये पेज पे भी है, ये पेज पे भी है, हर पेज का 500-500 रुपया, तुम चेंज एक ही जगह करोगे और उसको बोलोगे 10 दिन लगे, 10 सेकंड का काम है वो चेंज करने, अभी चेंज करते बोले अभी चेंज हो जाएगा सब पेज पे। बात समझ में। तो लेआउट तुमको ना, एमवीसी का जो लेआउट है वो तुमको बहुत फायदा देगा, बहुत फायदा, मतलब अक्रॉस योर करियर जो लेआउट जो है वो बहुत फायदा तुमको देगा ऑलवेज। तुम्हारा क्या बोलते हैं, तुम्हारा एफर्ट भी बचेगा, तुम्हारा डिजाइनिंग एफर्ट जो है वो बच जाएगा, मॉडिफिबिलिटी तुम्हारे प्रोजेक्ट की बहुत ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ रहा है, मॉडिफिबिलिटी समझता है ना, मतलब ज्यादा मॉडिफिकेशन होगा कम चेंजेस, तो वो तुम्हारे प्रोजेक्ट का बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो सब चीज तुमको लेआउट से मिलती है। तो अब मैं यहाँ पे लेआउट में गया, अब सामने वाला बोलता है मेरे को लेआउट नहीं चाहिए, तो क्या करूंगा, तो मैं कोई भी पेज के टॉप में, ठीक है, लेआउट इज इक्वल टू नल सेट करूंगा ना, तो लेआउट नहीं आएगा। तो अभी मैं देखो नल किस पे सेट कर रहा हूँ, नल डिस्प्ले पेज पे सेट कर रहा हूँ, तो डिस्प्ले पेज को रिफ्रेश करके देखता हूँ मैं, तो देखो ये लेआउट निकल गया। तो ये सिर्फ मेरा पेज है, तो इसने पूरा पूरा लेआउट ही हटा दिया। अब इसमें HTML नहीं दिखेगा तुमको। अब इसको राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करोगे ना, देखो HTML नहीं है अब, क्यों, क्योंकि वो HTML आ रहा कहाँ से रहा था, लेआउट से आ रहा था, जो कि मैंने नल कर दिया। समझा लेआउट का फंडा क्या है, लेआउट बेसिकली क्या है। तो देखो हम लोग वन बाय वन एक एक चीज की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आया, मेरे को पेज तो समझ में आ गया, मेरा ये पेज है, मेरा टारगेट पेज यही है, लेआउट भी मेरे को समझ में आ गया, लेआउट भी मैं नल नहीं करता हूँ, लेआउट भी मैं हटा दे, यहाँ पे लगा देता हूँ, मतलब इसको यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे बनाना है एक फॉर्म जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एक सबमिट बटन होगा। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को HTML लिखना पड़ेगा, जैसा HTML हम लोग लिखते हैं। कौन ऐसा है अभी भी जो जो एकदम फैमिलियर नहीं है HTML से, नहीं जेन्युइनली बताओ, तो मैं वो हिसाब से पढ़ाऊंगा। एकदम फैमिलियर नहीं है, कुछ भी नहीं पता HTML के बारे में, एक और कोई, दो, इतना नीचे से ऐसा इधर, तीन, ठीक है। तो ये डिस्प्ले पेज था, इसको मैं कट कर दिया। इसकी जगह पे मेरे को क्या बनाना है, एक फॉर्म बनाना है, ठीक है। फॉर्म फॉर्म किस
किसके लिए यूज होता है? फॉर्म यूज होता है तुम्हारा जो भी डेटा दिख रहा है उसको तुमको वापस पोस्ट करना है, तो हम लोग फॉर्म ले लेते हैं। जो तुमको दिख रहा है सामने उसको तुमको वापस पोस्ट मतलब वापस सर्वर पे भेजना है, क्योंकि देखो यहाँ तक तो गेट से तुम पहुंच गए। ये जो रिक्वेस्ट जनरेट हुई ना, जैसे मैं अभी यहाँ पे आया, ये ऐसा पेज लिख के इंटर हिट किया, तो ये गेट रिक्वेस्ट गई, कहाँ गई? ये पहले कंट्रोलर पे गई, फिर एक्शन पे गई, फिर ये गया, फिर इसने व्यू निकाला, फिर लेआउट निकाला, लेआउट लाके अंडर के तुम्हारे सामने पेज दिखा दिया। अब तुम इसमें कुछ कुछ लिखोगे, सबमिट करोगे, तो सबमिट करने के लिए लगता है फॉर्म। सबमिट करने के लिए क्या लगता है? फॉर्म। तो मैंने ले लिया फॉर्म, सबसे पहली चीज ये। फॉर्म ऐसा कुछ दिखता उठता नहीं है, देखो इसको सेव करता हूँ, कुछ नहीं दिखेगा, पेज खाली दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि फॉर्म जैसा कुछ दिखेगा। फॉर्म का मतलब जस्ट डेटा पोस्ट होगा, इसके बीच में जो भी रहेगा वो, ठीक है। उसके बाद में लिखा लेबल में, लिखता हूँ लेबल में। लेबल दिखाने के लिए, लेबल किसके लिए यूज होता है? लेबल यूज होता है, ये ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, ये दिखा ऐसा था लेबल लिखा हुआ इन द फर्स्ट नेम, फिर टेक्स्ट बॉक्स आएगा ना आगे। अब टेक्स्ट बॉक्स आएगा, कोई इश्यू नहीं है कैपिटल स्मॉल का। एचटीएमएल केस सेंसिटिव नहीं है, एचटीएमएल केस सेंसिटिव नहीं है, यकीन नहीं है। सी शार्प केस सेंसिटिव है ना, वो पूरा बताता हूँ। अभी सी शार्प में पहुंचा कहाँ हूँ मैं भाई, मैं समझे इसकी बात कर रहा हूँ। मैं अभी इनपुट एकदम फैंसी लिखने वाला था, अच्छा वो बच गया। कंट्रोल शिफ्ट बी, इनपुट, उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। अब मेरे को जाना है नेक्स्ट लाइन में, एकदम सादा फॉर्म डिजाइन करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके लिए, ठीक है। फिर से लिखा लेबल, सेव, यही आ गया। मेरे को चाहिए नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए बी आर है, ठीक है। एक 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 करके डिजाइन करो। फिर से टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ऊपर वाले टेक्स्ट इनपुट टाइप से टेक्स्ट को कॉपी करके नीचे प्रेस कर दिया, इसको फर्स्ट को लास्ट लिख दिया खाली, और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद एक बटन बनाना है मेरे को, ये बटन को नीचे लेना है मेरे को, ये मैं पेज किया हूँ डिजाइन, एकदम सिंपल। ऐसा है क्या बहुत मुश्किल है क्या एचटीएमएल? एकदम सिंपल है, कोई नहीं। फॉर्म टैग लिया मैं डेटा पोस्ट करने के लिए, लेबल टैग लिया मैं लेबल दिखाने के लिए, टेक्स्ट बॉक्स के लिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी और नेम एट्रीब्यूट दे सकते हो तुम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस कौन से टेक्स्ट बॉक्स में तो कौन सी वैल्यू निकलेगी, आगे कोड में वो नेम को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद से अगेन लेबल है, फिर इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है। हाँ ये है यहाँ पर इंटरव्यू में क्वेश्चन करते व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट एंड इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन। इंटरव्यू में क्वेश्चन करते, दो तरीके से बटन बनती है, देखो दो तरीके से बटन बनती है यहाँ पे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट और इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट एंड इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन। दोनों तो सेम है। हाँ बोलो। एग्जैक्टली, परफेक्ट आंसर। किसको समझा? एग्जैक्टली, सबमिट बटन से इंफॉर्मेशन सर्वर पे पोस्ट होगी, और नॉर्मल बटन वो सिर्फ पेज पे क्लिक हो गया। मेरे को अगर कुछ एक्शन लिखना है, मतलब मेरे को कस्टम एक्शन लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ। देखो फर्स्ट समझ में आएगा, देखो मैं इस पे क्लिक करूँ, इधर देखो, इस पे क्लिक किया, देखो पेज रिफ्रेश नहीं होगा, हुआ। लेकिन अभी इस पे क्लिक करूंगा तो देखो कुछ इधर देखो, इधर ये मेरा एरो दिख रहा है,
मेरे मुंह पे मत देखो, उधर देखो। कुछ समझ में आ रहा है? बहुत बहुत हल्का सा फ्लिप हो रहा है, समझेगा? तो सबमिट बटन से डेटा सबमिट होगा, और इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन से तुम कस्टम एक्शन लिख सकते हो। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन से मैं कब कस्टम एक्शन लिखूंगा? वो कस्टम एक्शन अपन लिखेंगे जेजेएल। तो हम लोग जेजेएल जावास्क्रिप्ट का जब कोड करेंगे ना, तब हम लोग उसमें कस्टम एक्शन लिखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग उसमें कुछ नहीं करने वाले। एक इंटरव्यू का क्वेश्चन था, तो मैं जस्ट तुमको बता दिया है वहाँ पे। तो हम लोग को कोई जरूरत नहीं इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन की। ठीक है, ये सेव आ गया। अब यहाँ पे मैं कुछ कुछ तो डेटा लिखूंगा, इसको सेव करूंगा। तो मैं ये कैसे बताऊंगा कि ये चीज कहाँ पर सबमिट होना चाहिए? सबसे पहले तो ये देखो, सबसे पहले तो ये सबमिट होना चाहिए मेरे कंट्रोलर पे। तो मेरे कंट्रोलर के पास कैपेबिलिटी होना चाहिए इसको रिसीव करने की, है ना? तो कंट्रोलर रिसीव हमेशा करेगा एक्शन के फॉर्म में। तो मेरे पास कोई एक्शन तो ऑलरेडी बना हुआ है नहीं, तो मैं जैसे डिस्प्ले पेज लिया होगा वैसा एक और एक्शन मेथड ले लेता हूँ, पब्लिक व्यू रिजल्ट, पोस्ट पर्सन। ठीक है, पर्सन का पोस्ट ले लिया हूँ यहाँ पे, रिटर्न। इससे पेज दिख रहा है, ठीक है, और इस पे इंफॉर्मेशन आ रही है। तो ये जो रिक्वेस्ट है ना, ये जो रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर जाके लिख देने का HTTP गेट, और इसके ऊपर आगे लिख देने का HTTP। क्या फर्क हो गया दोनों में? दो टाइप की रिक्वेस्ट मैं बोला था रहेगी, ठीक है? दो टाइप रिक्वेस्ट टाइप शायद बताया था, मैं बोला था अभी फिलहाल के लिए दो रहेगी। नहीं बताया था तो सुन लो, बता दे रहा हूँ तुम। फिर अगेन वही सिनेरियो, एक बंदा है क्रोम में गया, जाके लिखा http://www.google.com लिखा और इंटर हिट किया। जब तुम ब्राउजर में URL टाइप करते हो, तो जो रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है वो रिक्वेस्ट हमेशा गेट होती है, ठीक है? ये चीज मैं बताया था। उसके बाद तुम्हारे पास एक पेज आ जाता है, ठीक है? एक पेज आ जाता है, वो पेज में तुम कुछ 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 इन्फॉर्मेशन लिखते हो। जैसे गूगल में मैं बोला कि मैं लिखूंगा लेट्स से ASP.NET MVC, जॉब्स ऑन ASP.NET MVC, ऐसा लिख के मैं सर्च कर रहा हूँ। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एक्चुअली पोस्टिंग दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन टू सर्वर, बराबर? मैं वापस इसको, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ। तो जब डेटा लिख के जब बटन पे क्लिक होता है, तो जो रिक्वेस्ट जनरेट होती है दैट रिक्वेस्ट इज नोन एज पोस्ट रिक्वेस्ट, समझ? तो जो पहला पेज तुमको डिस्प्ले पेज दिख रहा है, उसके ऊपर मैं क्या लिख दिया, HTTP गेट, वो गेट रिक्वेस्ट से चलेगा। और इस पे मैं क्या लिख, कैसे पता चलेगा कि कौन सा गेट वाला है कौन सा पोस्ट वाला है? तो उससे पता चलेगा। अगर तुम कुछ नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट गेट होता है, पोस्ट के लिए तुमको पोस्ट लिखना पड़ता है। तो अगर मैं लाइन नंबर 11 से वो मिटा भी दूं वो लाइन, तो भी वो गेट ही रहेगा। अब वो लाइन मैं बोल रहा हूँ, तो इसको हम लोग बोलते क्या है? इसको हम लोग प्रोग्रामिंग टर्म में, इसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट इसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट, ठीक है? C# का एट्रीब्यूट नहीं, वो HTML वाला एट्रीब्यूट नहीं। HTML में एट्रीब्यूट एक अलग है, यहाँ पे हम लोग प्रोग्रामिंग में इसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। जावा में यही चीज को हम लोग बोलते हैं एनोटेशन, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट इसको बोलता है एट्रीब्यूट। तो जब भी मैं एट्रीब्यूट की बात करूंगा, तो एट्रीब्यूट हमेशा किसके फॉर्म में रहेगा, एट्रीब्यूट हमेशा ये ब्रैकेट में रहेगा। तो एट्रीब्यूट हमेशा किसके फॉर्म में रहेगा, एट्रीब्यूट हमेशा ये पर्टिकुलर जो ब्रैकेट है ना, इसमें रहेगा। तो ये क्या हो गया, एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट तुमको क्या प्रोवाइड करता है, एट्रीब्यूट तुमको फंक्शन या क्लास या प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट से रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब वो एट्रीब्यूट की डेफिनेशन में क्या बोला था, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ये भी तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ही दे रहा है ना, ये भी फंक्शन था, ये भी फंक्शन था। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये गेट वाला फंक्शन था, ये पोस्ट वाला फंक्शन था। तो दिस इंफॉर्मेशन इज नोन एज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर फंक्शन। तो ये पोस्ट के टाइम पे मैंडेटरी है, गेट में तुम स्किप करोगे तो बाय डिफॉल्ट गेट है, ठीक है? और वो कमांड है ना, वो तभी तभी जो रिक्वेस्ट आएगी ना, पोस्ट रिक्वेस्ट, तभी उसको हैंडल कर पाएगा ये तो अदरवाइज हैंडल ही नहीं कर पाएगा।
क्योंकि हम लोग अभी फॉर्म टैग में जाएंगे, फॉर्म टैग में जाके मेथड इज इक्वल टू पोस्ट लिखेंगे, तो वो रिक्वेस्ट यहाँ आने की जगह यहाँ आ जाएगी, यहाँ आने की जगह वो यहाँ पे आ जाएगी। इवन इवन समझ लो, इसका नाम मैं डिस्प्ले पेज लिखो, इसका भी नाम मैं डिस्प्ले पेज ही लिख दूँ, इसका भी नाम मैं डिस्प्ले पेज ही लिख दूँ, और पोस्ट रिक्वेस्ट से रिक्वेस्ट यहाँ आने की जगह यहाँ आएगी, और जब मैं यूआरएल हिट मतलब टाइप करूंगा तो रिक्वेस्ट ऑटोमेटिक यहाँ आएगी। नाम सेम रख सकते हो तुम अगर चाहो तो, मेरी बात समझे। तो हम लोग रिक्वेस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट से रिलेटेड बताने के लिए एचटीटीपी गेट एचटीटीपी पोस्ट जो है यहाँ पे लिखते हैं। तो ये जो पोस्ट जो मैं लिखा हूँ, अब पोस्ट जो मैं लिखा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो यहाँ आके इंजेक्ट होगी, कहाँ पर, ये पैरेंथेसिस के बीच में। जब यहाँ इंजेक्ट होगी तो यहाँ पे कुछ होना चाहिए ना उसको होल्ड करने के लिए, मेरी बात समझी। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे पैरामीटर। अब मैं पैरामीटर की इंफॉर्मेशन बताता हूँ, यहाँ तक समझा, जहां तक बताया मैं, देखो क्या क्या बताया, फिर से रिवाइज करो, उतर जाता हूँ, मेरे मुंह पे लगता है, ठीक है। तो क्या क्या बताया मैं, उसको रिवाइज करो वापिस से, गौर से सुनो। पहले तो हम लोग कंट्रोलर क्रिएट किए, ठीक है। कंट्रोलर क्रिएट करने के बाद, कंट्रोलर क्रिएट करने के बाद में एक्शन मेथड तुमको क्रिएट करने बताया। एक्शन मेथड के बाद हम लोग व्यू बनाए। व्यू जब मैं बनाने लगा तो एक न्यू इंफॉर्मेशन जो मैं तुमको बताया वो था लेआउट, ठीक है। क्योंकि जब मैं बाय डिफॉल्ट कोई भी क्यूब राइट क्लिक करके व्यू बनाता हूं तो वो लेआउट पे इंटीग्रेट कर देता है। पहले लेआउट क्यों नहीं आया था, ठीक है, पहले हम लोग मैनुअल व्यू बनाए थे। जब तुम लोग राइट क्लिक करके ऐड व्यू करते हो ना तो लेआउट खुद से जनरेट होता है। सही बात समझी। कल लेआउट की बात क्यों, लास्ट लेक्चर में लेआउट क्यों नहीं आया था और ये लेक्चर में लेआउट क्यों आया, जब तुम लोग फर्स्ट टाइम राइट क्लिक करके ऐड व्यू करते हो तो लेआउट जनरेट हो जाता है खुद से। समझ में आया। तो इसके लिए पहले नहीं आया था, अभी आया, ठीक है। तो तुमको लेआउट बता दिया, फिर लेआउट का कंसेप्ट बता दिया, फिर लेआउट का फायदा क्या है, लेआउट से रिलेटेड क्या है वो चीजें एक्सप्लेन कर दिया। लेआउट में कहाँ पे जाके क्या चीज रेंडर होगी, तो वो है रेंडर बॉडी। रेंडर बॉडी की जगह पे एक्चुअल पेज रेंडर होता है, वो चीज तुमको बता दिया। उसके बाद पेज तुम्हारा पूरा रेंडर हो गया, फिर उसके बाद में तुमको एचटीएमएल में वो पेज डिजाइन करके थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। फॉर्म टैग क्या है वो बता दिया। अब उसके बाद हमको क्या करना है, फॉर्म जो डेटा पोस्ट करेगा तो कंट्रोलर के पास उसको रिसीव करने के लिए पोस्ट वाला एक्शन मेथड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आके पोस्ट वाला एक्शन मेथड तुमको बता दिया कि पोस्ट वाला एक्शन मेथड ये रहेगा। तो गेट वाला और पोस्ट वाला दोनों एक्शन मेथड स्पेसिफाई कर दिया। अब मेथड गेट और पोस्ट बताने के लिए जो चीज की जरूरत पड़ती है वो है तुम्हारा एट्रीब्यूट, तो उसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट, वो चीज बता दिया। अब हम लोग आएंगे यहाँ पे पोस्ट, यहाँ तक समझा, जहां तक जो मैं बोला एकदम क्विक रिवीजन कर दिया मैं, जो चीज बोलते हुए आया हूँ बस वही, कोई नई चीज और एक्स्ट्रा नहीं बताया। अगर देखोगे तो तीन चार चीजें हैं जो, लेकिन बहुत डिटेल में बता दिया। अब हम लोग आ जाते हैं इधर पर, लाइन नंबर 18। लाइन नंबर 18 में जो पोस्ट रिक्वेस्ट डेटा पोस्ट करेगी, ठीक है, वो पोस्ट रिक्वेस्ट डेटा पोस्ट करेगी तो वो रिक्वेस्ट को वो रिक्वेस्ट में जो डेटा है उसको होल्ड करने के लिए एक कोई तो कोई कुछ तो चाहिए ना वहाँ पे, जहाँ पे डेटा उसको रिसीव करेगी। तो उसको दो तीन तरीका है, ठीक है। डेटा व्यू से, डेटा व्यू से एक्शन में लेने का तीन तरीका है। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या आता है, हाउ कैन आई रिसीव डेटा फ्रॉम व्यू टू एक्शन और एक्शन टू व्यू। अगर तुमको एक्शन से व्यू में डेटा भेजना है तो तुम क्या यूज करोगे, ऐसा एक क्वेश्चन करेगा। और तुमको व्यू से एक्शन, एक्शन से वाइस वर्सा, दोनों, तो दोनों का अलग अलग आंसर है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, व्यू से एक्शन में डेटा लेने वाले हैं। व्यू में तो है मेरे पास, मतलब यूजर लिख देगा व्यू में जो उसको दिखता रहेगा, सबमिट करेगा तो वो डेटा आना चाहिए यहाँ पे। तो उसका तीन तरीका है। एक तरीका तो ये है नेम्ड वेरिएबल, उसका नाम है नेम्ड वेरिएबल। दूसरा है मॉडल बाइंडर और तीसरा है फॉर्म कलेक्शन। नेम्ड वेरिएबल, मॉडल बाइंडर, फॉर्म कलेक्शन। वन बाय वन एक एक मेथड देखते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी क्या करता हूँ, जो पहला मेथड तुमको बताया हुआ वो है फॉर्म कलेक्शन। तो पहले ये ले लेता हूँ नेम्ड वेरिएबल। देखो ये जो तुम्हारा पेज है, ठीक है, ये जो पेज है इसमें जो तुमने नाम लिया है ना, ये जो नेम प्रॉपर्टी जो तुमने लिया है, सॉरी मैंने आईडी लिया है, ले लेते नेम, ले लेते नेम प्रॉपर्टी। यहाँ पे आके
नेम में भी यही ले लेता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं ये जो नेम प्रॉपर्टी मैंने लिया ना, ये नाम का वेरिएबल, ये नाम को यहाँ पे ऐसे लिख देने का। देखो कैसे लिखने का, स्ट्रिंग, अब मैं क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट को डिबगिंग मोड में रन करता हूँ ताकि मेरे को समझ में आए कि यहाँ पे डेटा आ रहा भी रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं इसको डिबगिंग मोड में वापस चालू किया। ठीक है, और कैसे मालूम पड़ेगा कि कहाँ पे जाना है, तो फॉर्म में, फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन। एक्शन में जाने का, स्लैश लिखने का, पर्सन मेरा कंट्रोलर का नेम है, और पोस्ट कहाँ पे करना है मेरे को, पोस्ट पर्सन, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग ब्राउजर में, स्लैश पर्सन स्लैश, वही चीज यहाँ भी लिखेंगे। और ये बोलेगा भाई कौन से मेथड से पोस्ट करना है, तो मेथड में या तो गेट या तो पोस्ट, तो अपन क्या लेंगे, पोस्ट। तब वो पोस्ट वाला सेलेक्ट करेगा और वो वैल्यू वहां पे इंजेक्ट करेगा। तो ये पोस्ट पर्सन, पोस्ट पर्सन ये हो गया। इसके बाद सॉरी अभी डिबगिंग मोड में है ना, तो इसको सेव ऑल करता हूँ और ये पेज को इधर आगे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं फर्स्ट नेम में लिखा मेरा नेम, लास्ट नेम में लिखा मैं अपना सरनेम, और सेव बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो ये ना क्या करे, क्यों ये अभी क्या करेगा पता है, यहाँ पे आगे रुक जाएगा। कहाँ पे आगे रुकेगा, ये जो मैंने ये डाला ना ब्रेक पॉइंट, ये बताया ब्रेक पॉइंट नहीं बताया, ठीक है। तो ये क्या होता है, अगर मेरे को कोड के एग्जीक्यूशन को कोई पॉइंट पे रोक देना है ले जाके चेक करने के लिए, तो हम लोग डालते हैं ये पॉइंट, ब्रेक पॉइंट। इसको कैसे डालते हैं, ये जो लास्ट में लाइन दिख रही है यहाँ पे जाके ये ऐसा, तो ये ब्रेक पॉइंट डाल देगा, तो इधर आगे कोड रुक जाएगा, चलते चलते वो उधर पे रुक जाएगा, फिर मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा तभी आगे बढ़ेगा। तो देखो डिबगिंग, हाँ डिबगिंग करेंगे तो ही रुकेगा। अभी इसके लिए तो मैं डिबगिंग मोड में इसको रन किया ना, पर्पसली मैंने उसको नॉन डिबगिंग से डिबगिंग मोड में लेके आया। अभी तक मैं नॉन डिबगिंग मोड में चल रहा था। अब इसको किया मैं सेव, आया देखो येलो मार्क तुमको दिखता नहीं रहेगा, लेकिन ये कोड आगे यहाँ रुक गया है, ये दिख रहा है फर्स्ट नेम में। तो जो मैं टेक्स्ट बॉक्स में लिखा था वो मेरे को यहाँ पे कोड में दिखना स्टार्ट हो गया, तो आ गई ना वैल्यू, यही तो करने का था। तो ये नेम्ड वेरिएबल वाला तरीका हो गया। अभी वैल्यू के साथ मेरे को क्या करना है वो एक अलग सीन है, कि मेरे को इसको डेटाबेस में लेके जाना है, कि फाइल में सेव करना है, कि कहीं और लेके जाना है, वो हम लोग सीखेंगे सी शार्प सीखने के बाद, क्योंकि अभी तो हम लोग को सी शार्प नहीं आता। अब देखो अब तुमको लैग फील होगा, तुमको लैग यहाँ पे कोड में फील होना शुरू हो गया होगा कि ये ऐसे क्यों लिखा है, ये वैसे क्यों लिखा है, अब मैं कोड कैसे करूं, बराबर। जो चीज मैं तुमको फर्स्ट लेक्चर में बता रहा था कि मैं बताऊंगा फ्रेमवर्क, फिर तुमको लैग फील होना शुरू होगा, अरे मेरे को तो ये कोड आ ही नहीं रहा है। तो अब हम लोग जाके वो लैग को फिल करेंगे, मतलब अब हम लोग जाके सी शार्प सीखेंगे, फिर वापस यहाँ पे आएंगे। ये मैं तुमको जो पढ़ाया, ये तुमको क्या पढ़ाया, फ्रेमवर्क पढ़ाया, फ्रेमवर्क का इंट्रोडक्शन, कि ऐसा कुछ तो फ्रेमवर्क रहेगा। अब हम लोग जंप करेंगे सीधा सी शार्प पे, क्यों, क्योंकि तुमको लैग फील होना शुरू हो गया अगर ये मेरे को नहीं आ रहा है, वो मेरे को नहीं आ रहा है। नॉन आईटी वालों को तो और लैग लग रहा होगा कि मतलब ये सब क्या लिख दिए। लेकिन ये मत देखो कैसे करेंगे, ये देखो मैं बताने को क्या ट्राई कर रहा हूँ, कि मतलब तुमको वैल्यू या पोस्ट, अब मैं इसके साथ इसको लेके मैं डेटाबेस में डालूंगा तो कैसे करना है, तो वो कैसे करना है उससे पहले मेरे को जाके सी शार्प सीखना पड़ेगा। तो अब जो जो यहाँ से लेक्चर जो चेंज होगा ना, मतलब एक लेक्चर और उसके बाद, मतलब मैं क्योंकि ये दूसरा वाला फॉर्म फॉर्म कलेक्शन दो मेथड तो उसके बाद ही, हाँ नहीं अब इसके बाद ही, मतलब ये लास्ट लेक्चर रहेगा, इसके बाद वाला जो लेक्चर रहेगा वो डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे सी शार्प का बेसिक, कि लैंग्वेज कैसे बनी, लैंग्वेज में क्या करना है, कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, लैंग्वेज में वेरिएबल कैसे बनाना है, डेटा टाइप किसको बोलते हैं। अब लैंग्वेज का कोर फीचर शुरू होगा, मतलब एक्चुअल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब शुरू होगी। ये सब तो क्या था, ये सब तो फ्रेमवर्क था, ये सब मोम आया था। अब बनोगे असल डेवलपर, समझिएगा। ये सब मोम आया ही है, ये सब फ्रेमवर्क कोई भी सिखा सकता है तुमको, लेकिन तुमको लैंग्वेज कोई नहीं सिखा पाएगा। मतलब जो एक्चुअल लैंग्वेज में कोड कैसे करना है, मैं कब इफ लिखूं, कब फॉर लिखूं, कब फॉर लिखूं, कब वाइल लिखूं, कब फॉर ईच लिखूं, कब कलेक्शन लूं, कब एरे लूं, यही तो नहीं दिमाग काम करता ना हम लोग का।
वहीं पे आके सब जो आईटी नॉन आईटी सबकी गाड़ी वहीं अटक जाती है कि ये चीज नहीं हो पा रही है मेरे से। तो वो चीज कब होगी, वो चीज कब होगी जब तुम्हारी बेसिक क्लियर रहेगा तब, कि 4 टाइप का इंटीजर है, 4 टाइप का डेटा टाइप है, कौन वाला लूम है, वो डिसीजन तुम कैसे मेक करोगे। उससे पहले मैं तुमको डेटा टाइप बताऊंगा। तो जब सी शार्प खत्म होगा ना तो सब लोग एक लेवल पे आ जाएंगे, आईटी नॉन आईटी सब एक जगह पे आ जाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि जितना फ्रेमवर्क आना चाहिए वो इंट्रो तुमको मिल चुका रहेगा, जितनी लैंग्वेज आना चाहिए वो लैंग्वेज तुमको आ चुकी रहेगी, फिर वहां से रेस शुरू होगी वापस से। फिर ना कोई आईटी नॉन आईटी वाला मसला खत्म हो जाएगा वहां से, सी शार्प खत्म होने के बाद, सी शार्प खत्म होने के बाद। समझ में आया क्या? ये यहां तक समझा? तो ये क्या लिए हम लोग, देखो मैं इसमें कंट्रोलर कवर किया, एक्शन कवर किया, व्यू कवर किया, सिर्फ मॉडल में नहीं लिया हूं, सिर्फ मॉडल में नहीं लिया, पर्पसली मॉडल हम लोग लेंगे आगे, क्योंकि मॉडल लेने के लिए मेरे को क्लास बनानी पड़ेगी, क्लास बनाने के लिए मेरे को सी शार्प का कोड लिखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। अभी अगर मैं वो सब लेने जाऊंगा तो कैसा लगेगा तुमको कि यार ये तो बताया नहीं है, डायरेक्ट करते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा वो कम समझ में आएगा फिर वो टाइम पे। तो पहले मैं लैंग्वेज पढ़ाऊंगा, फिर वापस वापस हम लोग यही आएंगे, वापस से हम लोग डेटा पोस्ट करेंगे, वापस से हम लोग एमवीसी की एप्लीकेशन बनाएंगे, फिर से एक्शन, फिर से कंट्रोलर। तब तुमको ज्यादा समझ में आएगा, तब तुमको और ज्यादा समझ में आएगा। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है।